अर्थव्यवस्था का विकास। हम लोगों ने पहले भी कुछ देखा है इसके विषय में, अर्थव्यवस्था का इतिहास के बारे में चर्चा किया था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया था, है कि नहीं। फिर अर्थव्यवस्था की ढांचा के बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने। जैसे अर्थव्यवस्था में ढांचा की संरचना की चर्चा किया था, जहां हम लोगों ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के जो ढांचा है वो दो रूपों में है, आधारभूत ढांचा और सामाजिक ढांचा। क्षेत्र के जो बांटे थे, तो क्षेत्र में पढ़ाई किया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों ने रखा था कृषि को, और कृषि के साथ साथ पशुपालन, वन, मछली और खनन इत्यादि का, जो नेचुरली धरती में पाया जाता है शुरुआत से, उसके संसाधन का उपयोग करते हैं, माने उस संसाधन में ही हम अपना काम करते हैं, वह हो गया प्राथमिक सेक्टर। लेकिन प्राथमिक सेक्टर से निकाले हुए उपयोग किए सामान को जब हम फिर वस्तु निर्माण में ले जाते हैं, व्यवसाय में ले जाते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। इन सारी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए वेलकम, हम लोग करते हैं शुरुआत अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। हमारा अर्थव्यवस्था जो है उसकी विकास भी आवश्यक है। व्यवस्था के विकास से क्या हो सकता है, तो हमारा आमदनी बढ़ सकती, आय पर स्रोत बढ़ सकती। आय की स्रोत जब बढ़ेगी तो लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा, उनकी आवश्यकताएं पूरी होने लगेगी, खुशहाली आएगा। तो कौन नहीं चाहेगा अर्थव्यवस्था का विकास करना। आइए हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास में दो बातें, हम लोगों के दो तथ्य महत्वपूर्ण है, दो पक्ष महत्वपूर्ण है। एक है आर्थिक विकास, यहाँ हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास, और दूसरा है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। तो हम लोग आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास को अलग अलग खंडों में देखेंगे। आर्थिक विकास में क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था का, आधारभूत संरचनाओं का और उनकी गतिविधियों का विकास होगा। अब मौद्रिक विकास में मुद्रा का विकास होगा। मुद्रा का विकास 1/6 एक झलक समझिए। पहले लोग वस्तु के बदले वस्तु का प्रयोग करता था, तो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। मुहर, कौड़ी, चमड़े का सिक्का, शीशा का सिक्का, पुराने जमाने के राजा महाराजा को चलाते थे ये सिक्का। इसके बाद आए तो हम लोग द्रव्य का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, और धातुओं की सस्ता धातु का निर्माण किया गया, और संयुक्त धातु, और उससे सिक्का का निर्माण किया गया। इसके अलावा कागज का नोट, इसके अलावा अब वो डिजिटल में चेकबुक का उपयोग किया। सारी चर्चा हमें करनी है मौद्रिक विकास में आकर के, इसलिए मौद्रिक विकास का एक झलक मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसे चेकबुक के द्वारा चेक में लिख दो 5 लाख रुपया, जाओ भजा लो, खाता में अगर पैसा है तो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था चालू हुआ। उसके बाद आ गया एटीएम सिस्टम, ये भी रुपया मुद्रा का विकास किया हमने। मुद्रा पॉकेट में लेकर नहीं चलना, एटीएम से जाके निकालेंगे तब उपयोग करेंगे। इसके बाद फिर नया हम लोग कहाँ गए, डिजिटल में। दुकानदार से सामान लिया, टिक 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 बटन दबाया, पैसा उसके हाथ पे पेट हो गया, पैसा लेकर नहीं जाना पड़ा आपको। तो ये मौद्रिक विकास भी जरूरी है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास के बारे में पहले हम लोग महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का अर्थ है देश में जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उसका कुशलतम रूप से प्रयोग करके राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना। हमने कहा कि आर्थिक विकास के दो पहलू, अर्थव्यवस्था के दो पहलू अगर विकास करें तो आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होगा, आमदनी को बढ़ाना, आय को बढ़ाना है।
ताकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का अर्थ अगर पूछता है तो आर्थिक विकास क्या है? तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशल प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। मानवीय संसाधनों के कुशल प्रयोग द्वारा, मानवीय संसाधन मतलब क्या हो गया, अब प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ, इस दोनों को हमें यहां समझना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, यहां भी हम करेंगे। प्राकृतिक संसाधन पिछली कक्षा में भी आप पढ़े होंगे। संसाधन प्राकृतिक संसाधन में आता है, जैसे मिट्टी है ना, आपका मिट्टी का बर्तन बना लो ना, प्राकृतिक संसाधन है ना। पत्थर है, लोहा है, तांबा है, ये सभी क्या है? नदी है, पर्वत है, जो भी प्राकृतिक वस्तु है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अब मानवीय संसाधन में क्या होता है भाई? मानवीय संसाधन में मानव खुद, इंसान खुद। ध्यान रखना, इंसान मानवीय संसाधन है लेकिन एक बोझ भी है भाई। कैसे? मानव के पास हमारे स्किल है, टेक्निक है, तो वो धन संसाधन है, और नहीं तो बैठ के पेट पालने वाला इंसान संसाधन है। तो हमारे देश में बच्चे जो हैं वो तो पेट भरने का काम करते हैं, उसको तो कमा कर देना होता है। बूढ़े उनको भी कमा कर देना होता है। बच्चे नौजवान, नौजवान में दो पहलू, स्त्री और पुरुष। स्त्री कमतर कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं, आर्थिक उपार्जन कम करते हैं, पुरुष ज्यादा करते हैं और चलाते हैं पूरे परिवार को। समझिए बात को। क्या जरूरी था? स्किल डेवलप करना, खुद में स्किल। परिवार में महिला हैं, उनको भी काम करने का स्किल। वृद्ध को भी कुछ ना कुछ काम करना है, अगर उनके लायक काम है उनको भी संसाधन बना के रख सकते हैं। यदि उनमें काम करने की क्षमता है, अगर उनमें स्किल डाला जा सकता है तो स्किल डालिए, तकनीकी डालिए, वो भी कुछ काम करेंगे। समझ रहे हैं? तो मानव को भी संसाधन के रूप उपयोग करेंगे यदि उसमें काम करने का टेक्निक आ गया। राजमिस्त्री का काम करना, ईंटा जोड़े का काम अगर समझ गया तो वो पैसा कमा रहा है, संसाधन हो गया वो। जिसके पास में संसाधन नहीं है तो शरीर से मेहनत करने का है ना, तो मजदूरी करके कमा खा रहा है, वो भी संसाधन हो गया। मजदूरी करना तो आता है ना। आज जो किसी काम करने के लायक नहीं है, कोई काम नहीं कर पाता, वो आर्थिक बोझ है धरती पे। ये तो छोटी मोटी बात मैंने किया। बड़ी बातें ये है कि आज हमें शिक्षा के बल पर बृहद रूप से तकनीकी ज्ञान हासिल करनी है, ताकि उत्पादन का जो माध्यम है ना, उसको बहुत विकसित रूप में, बहुत बड़ा आयाम में ले जाया जाए, जहां अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त हो, कि हम अपने द्वारा उत्पादन की वस्तुओं को विदेश में भी, दूसरे विदेशों में, विश्व के विभिन्न देशों में भी बेच करके आमदनी ला सकते हैं ना। उसके लिए हमें उस तरह की क्वालिटी के लायक सामान बना करना होगा ताकि उसका डिमांड विदेश में हो। उसके लिए हमें उसकी शिक्षा लेनी होगी, उस पर तकनीकी ज्ञान लेना होगा, हमें उनके लिए रिसर्च करना होगा। समझ रहे हैं? इसके लिए मानव जो हमारे हैं वो संसाधन जब बनेंगे तब। अभी भारत ओलंपिक खेलों में गिनना चुनना 1 मेडल लाया, और कितने 32-40 मेडल ले आए, गोल्ड मेडल। क्यों? यहां स्किल की कमी है, उस प्रतियोगिता में जीतने वाले की संख्या कम ही है, उनकी उतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए कम लाए ना। वो स्किल लाना होगा, वो टेक्नोलॉजी लाना होगा, ताकि हम अपने बाजार के अलावा, अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी जाकर अपना व्यवसाय कर सकें। समझिए फंडा को, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है तो इन व्यवस्था को समझिए। आर्थिक गतिविधि में आमदनी चाहिए, आर्थिक विकास करना है तो अपनी आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये सब बढ़ाना है। हम लोग प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इस पे चर्चा करने वाले हैं। प्रति व्यक्ति आय माने देश के किसी एक व्यक्ति का एक साल में कितना आमदनी, राष्ट्रीय आय राष्ट्र का कुल आय।
डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ ये समझते हैं कि आर्थिक गतिविधि में आर्थिक विकास का जो अर्थ है, केवल यही बात हमको समझना था कि प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशल रूप से प्रयोग कर रहे हो। वो प्रयोग करके क्या करना है, तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय एवं व्यक्ति का दोनों के लिए जो आय है, वास्तविक आय, उसमें वृद्धि किया जाए। राष्ट्रीय एवं व्यक्ति दोनों का आय, देश के लिए भी आमदनी होती है उसकी, और उस देश की आय और व्यक्ति का आय, इसमें वृद्धि करने का काम है। एक लाइन समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। विकसित देशों में अपने आवश्यकता की प्राय सभी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती है। अगर कुछ वस्तुएं उपलब्ध नहीं भी है ना, उसके पास में आर्थिक क्षमता होती है, आमदन आय, प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा होती है कि हर व्यक्ति के पास में पैसा है और उस पैसे के बल पे वो सामान का उपयोग कर सकता है, खरीद सकता है। अगर अपने देश में संसाधन नहीं है तो दूसरे देश से मंगा सकता है, खरीद के ला सकता है, दूसरे देशों से आयात करके ला सकता है। विकसित देश, आर्थिक विकास। और जो गरीब देश होते हैं वो विकास कर रहे हैं, अभी समझिए, विकास कर रहे हैं, अभी केवल पेट भरने के लिए ही काम कर रहे हैं, ज्यादातर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं, गतिविधि है, धीरे धीरे आमदनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, साथ में जनसंख्या भी बढ़ रही है। भारत जैसे देशों में जनसंख्या भी बढ़ती है, अगर इतनी आमदनी बढ़ी तो जनसंख्या भी बढ़ गया। शब्द खा पी के खत्म, डिटेल चर्चा करेंगे। मौखिक कुछ बातें मैं अभी शाब्दिक रूप से कुछ एक विजन देता हूं आपको, ठीक है। तो विकसित देश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी वस्तुएं और सेवाएं, मैं बार बार बताऊं ना, आर्थिक विकास में वस्तु और सेवा दो चीज का उत्पादन होता है, उसी का आवश्यकता होती है लोगों को। या तो कोई वस्तु चाहिए या तो कोई सेवा चाहिए। कहीं जाना है तो ट्रेन की सेवा चाहिए, फोन करना है मोबाइल की सेवा चाहिए। वस्तु तो मोबाइल खरीदो, सेवा तो उसमें डाटा भराओ ताकि सारा चीज देख सको, बात कर सको। सेवा समझ रहे होंगे अब, हमने काफी चर्चा किया इस पे। तो वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होती है। अगर वस्तुओं का उत्पादन नहीं भी होता है तो वो अपने धन से इनका आयात करने में सक्षम होते हैं, किसी दूसरे से खरीद लेते हैं। विकसित देश की मैंने चर्चा किया था, किसका? विकसित देशों की मैंने ये चर्चा कहा, अभी विकसित देश के बारे में ये बात बताई। इस आधार पर यदि हम कहें कि आर्थिक विकास क्या है तो हम क्या कहेंगे भाई? आर्थिक विकास की यदि चर्चा करना पड़े तो हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। जैसे इस बार हमें नफा हुआ, आमदनी आई, अगले बार घाटा लग गया, ये आर्थिक विकास नहीं है। अभी तो धूप छांव का खेल हो रहा है। हमारा देश आर्थिक विकास कर रहा है, आमदनी बढ़ रही है धीरे धीरे, कभी कभी घट भी जाती है, तो क्या आर्थिक विकास कहेंगे? मुश्किल है कहना, है ना। तो ऐसी बातें, जो विकास जो पैटर्न आपने पकड़ा वो लंबी समय तक चले। आर्थिक विकास जो है वो लंबा समय तक चलोगे। आगे मैं बताऊंगा फिर कि जनसंख्या बड़ी बाधा है। आज 2 आदमी का परिवार है, 5,000 रुपये आया, सब कुछ भरण हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब तो 4 आदमी हो गए, 5,000 रुपये में काम चलेगा? ये समझना। शिक्षा कमी है, आपके परिवार में 4 बच्चे हो गए, 6 आदमी हो गया, अब और भरण पोषण में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। याद करना इसको किसने कहा था? मेयर एंड वाल्डविन, प्रोफेसर मेयर एंड वाल्डविन, याद रखना इसने क्या कहा था? मेयर एंड वाल्डविन को। मेयर एंड वाल्डविन मैंने 10 बार बोला, आप भी बोलो 10 बार, वीडियो पॉज करो और 10 बार पहले बोलो आप। मेयर एंड वाल्डविन क्या कहा था? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। हमने पहले यह समझाया कि आर्थिक विकास में क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। अब कह रहा हूं कि पहले समझा था अर्थ में ना, अब ये वृद्धि कैसा है, तो लंबी अवधि तक होनी चाहिए। धूप छांव का खेल नहीं चलेगा,
कभी नफा कभी घाटा नहीं चलेगा। विकास की रास्ता पकड़ लिए तो बढ़ते चलते रहो। अब ना मेयर एंड बाल्डविन ने कहा था, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। आय बढ़ेगा कितना? लंबे समय तक आय बढ़ेगा, लंबे समय तक आर्थिक विकास हो गया। आर्थिक विकास का परिभाषा कोई पूछा तो क्या पढ़ेंगे? आर्थिक विकास एक तरह का प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति का वास्तविक आय एक लंबे समय तक बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक बढ़ती है। देखो गलती नहीं करना, अब याद हो जाना चाहिए आपको। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि करता है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लंबे समय तक, लंबी अवधि तक वृद्धि करता है, एक लंबी अवधि तक वृद्धि करता है। शब्द अपना डालो, कोई दिक्कत नहीं। आपने याद क्या रखना है इसमें? बस आर्थिक आय और लंबी अवधि, ये बात समझो। क्या याद रखना आपको इसमें? आर्थिक आय और लंबी अवधि। अब इसको भूलोगे तो गलती बात न है। वास्तविक आय किसका? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और लंबी अवधि याद रखो, और बाकी बात तो बस खिस्सा है। कहने मतलब आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया तो डालना हो खिस्सा बनाने के लिए ना, माने कहानी बनाने के लिए, माने एक सेंटेंस बनाने के लिए कह सकते हैं ना। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। याद रहेगा? इन बातों को आप स्पिट मत करो भैया। देखिए अब आ गया थोड़ा सा, हम लोग राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की चर्चा किया था, तो भी जान लीजिए। हालांकि राष्ट्रीय आय के बारे में अगले चैप्टर में आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, बहुत क्लिष्ट कहा जा सकता है अभी, लेकिन बड़ा मजेदार होगा, बताने का तरीका होगा, प्रस्तुतिकरण का तरीका ऐसा है कि आपको यही याद करवाना है। राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित होने वाले समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। आप समझिए, ये लंबा बातें जो है ना, छोटा करना इसको। राष्ट्रीय किसी देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर में एक निश्चित अवधि, मान लो 1 साल में उत्पादित जितना सामान उत्पादित हुआ, यानी फैक्ट्री ने जितना सामान को बनाया, और सेवा जितना, मोबाइल सेवा, फलना ट्रेन सेवा, बिजली सेवा, ये सारी सेवाएं। बिजली तो एक व्यवसाय है, हालांकि वो सेवा प्रदान करती है ना। इसका मौद्रिक मूल्य, जैसे हमारे देश में इस बार धान की खेती हुई तो इतना उपज हुआ और इतना उसको विदेश में बेचा गया। हमारे देश में इस बार समझ लीजिए, कोई एक वस्तु लीजिए, जिसका मान लीजिए हम लेते हैं, ये हमारा स्पीकर है। इस स्पीकर का इस कंपनी ने विभिन्न तरह का स्पीकर या विभिन्न तरह का सामान बनाया। इसने जो पूरे साल में जो सामान बनाया उसको बेचा, तो उससे कितनी आमदनी हुई, कितना पूंजी लगाया, सारा रिकॉर्ड इनकम टैक्स के अंदर दिखाना पड़ता है। जहां इसने कितनी आमदनी कमाई सारा दिखा, सारी आमदनी मिलकर के राष्ट्रीय आय का निर्माण करता है। इसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा ना, यह सेवा है उसका मूल्य होगा ना। तो वह मूल्य जो है, उस सेवा और वस्तु का मूल्य जो है मौद्रिक मूल्य है, यह राष्ट्रीय आय है। एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं कि विदेशों से प्राप्त होने वाले आय को भी जोड़ देते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर इसको दर्शाएं, प्रति व्यक्ति आय को अगर हम कहें यहाँ पर, तो क्या कहेंगे कि वस्तु प्लस सेवा, इससे जो मौद्रिक मूल्य आएगा, मौद्रिक मूल्य मतलब रुपया में सामान पड़ा हुआ है, उसमें नहीं कहेंगे वो हमारा धन है। अभी मौद्रिक मतलब रुपया में, मौद्रिक मतलब द्रव्य में, रुपया में। और ये मौद्रिक हो गया है वस्तु और सेवा का एक प्लेटफॉर्म, भारत का, माने भारत के अंदर, भारत देश में, सॉरी,
देश में, और इसमें जुड़ेगा फिर विदेश से जो आय प्राप्त होता है। अब विदेश से जो आय प्राप्त होता है इसको भी जोड़ लेंगे तो यह हमारे देश का कुल आय हो जाएगा। वस्तु और सेवा का मौद्रिक आय प्लस विदेश से प्राप्त आय है, यही हो गया राष्ट्रीय आय। समझिए बात को, देश के अंतर्गत, और यह है विदेश में प्राप्त आय। अब विदेश से क्या होता है भाई, तो विदेश में अगर हमारा कोई सामान या कोई सेवा बिकता है उसका भी मौद्रिक मूल्य होगा। देश में भी वस्तु और सेवा बिक सकता है और विदेश में बिक सकता है, तो वस्तु और सेवा का ही मूल्य मिलेगा हमें, और देश में और विदेश में दोनों को मिला लो। समझ रहे हैं बात को ना, वस्तु और सेवा का ही मूल्य हमें प्राप्त होता है, वह देश के अंतर्गत होता है, आप विदेश को दोनों मिला दोगे राष्ट्रीय आय। क्लियर है फंडा। आदमी क्या करता है, काम करता है, काम करेगा, क्या करेगा, तो वस्तु का निर्माण करेगा या फिर सेवा का निर्माण करेगा, और इस दोनों को क्या करेगा, बेचेगा। कहां बेचेगा, देश में या विदेश में, दोनों जगह बेचेगा। या देश में बेचे या विदेश में बेचे, या विदेश में बेचे या दोनों जगह बेचे। तो देश में जो बेचा उसकी जो आमदनी आई, विदेश में जो बेचा उसकी जो आमदनी आई, कुल मिलाकर के वह देश की राष्ट्रीय आय में आ जाती है, देश की राष्ट्रीय आय होती है। अब कैसे समझोगे बताओ। सामान बना, सेवा हुआ, सेवा का निर्माण किया, दोनों को बेचा, रुपया आया। कहां कहां बेचा, देश में बेचा, विदेश में बेचा, दोनों मिलाकर रुपया अपना राष्ट्रीय आय हो गया। क्लियर है फंडा। शॉर्टकट और सारगर्भिक दोनों। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र मतलब देश होता है ना, तो राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय, देश की आय। आप समझो भाई, देश की आय हो गया और देश में जनसंख्या भरा हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो आय निकालना होगा तो जनसंख्या से भाग देना होगा कि नहीं होगा। भारी है ये। आपके पास में 200 रुपया है और आप 4 भाई हो, कितने का हिस्सा मिलेगा, 4 से भाग दे दो, 50-50 रुपए का हिस्सा मिला। इसी तरह से देश की आय हुई तो देश का जो आय आया उस आय में देश की जनसंख्या से भाग दे दोगे, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय, ये आय है बटा कुल जनसंख्या। देश का भी लिख सकते हो, देश की कुल जनसंख्या। ये आएगा प्रश्न में बाबू, इसको आप नजरअंदाज नहीं करो, ये समझ जाओ, ये आपके प्रश्नोत्तर में आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बता देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय हो गया। राष्ट्रीय आय में क्या था, तो वस्तु और सेवाओं का देश में मौद्रिक मूल्य और विदेश में मूल्य, दोनों का योग। क्लियर है? आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं तो आर्थिक विकास में हमने चर्चा किया था प्रति व्यक्ति आय का। यही आय तो बढ़ता है ना, चाहे प्राकृतिक संसाधन चाहे मानवीय संसाधन के द्वारा काम करने पर ना, इसलिए आय जो बढ़ता है इस आय को जानना जरूरी था ना, तो इस तरह से हमने इसको भी जानने का प्रयास किया। ठीक है, राष्ट्रीय आय और इसको भी हमने जानने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य हमने कहा भैया पैसा कमाओ ना, अर्थव्यवस्था चला, कि पैसा है तो सुविधाएं भी आपके पास आ जाएगी, अपने देश में जो सुविधाएं हैं उसके बाद विदेश की सुविधा भी आपके पास आ जाएगी। चलिए भैया थोड़ा सा उद्देश्य देखते हैं, आर्थिक विकास क्यों करते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। उत्पादकता का ऊंचा स्तर कहने का मतलब यह है कि अगर ये पेन बनाते हो तो ऐसी क्वालिटी का बना दो, ऐसी क्वालिटी का बना दो या और कोई कंपनी नहीं बनाता हो।
आपका मार्केट इन देश हिंदुस्तान में पूरे विश्व में इस पेन की डिमांड बढ़ जाए, ऐसा ये स्तर उठाना उत्पादकता का। एक दूसरी बात, पहले जो ठुकुर ठुकुर चल रहा था कोई व्यवसाय, कोई मशीन थी जो भर दिन में 100 पेन बनाती है, तो भैया 100 पेन बनाओगे तो कितना बिकेगा, बेचोगे कितना? आपको पेन चाहिए एक दिन में 1 लाख, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ, ऐसा तकनीकी लाओ कि उत्पादकता बढ़ाने का मतलब हुआ कि ऐसी तकनीकी जिसमें उत्पादन की मात्रा भी बढ़े और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़े। उत्पादकता का मतलब समझ में आया? उत्पादकता का मतलब समझ में आया? समझ, उत्पादकता का ऊंचा स्तर, ये जो मैंने कहा उत्पादकता का ऊंचा स्तर, इसका मतलब समझ जाओ। यहां पर उत्पादकता का ऊंचा स्तर, उत्पादकता का ऊंचा स्तर का मतलब हुआ क्या? तो अधिक उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। अत्यधिक या अधिक उत्पादन करना है और गुणवत्तापूर्ण करना है, माने गुण पर भी ध्यान देना है, अधिक उत्पादन का उत्पादकता ऊंचा स्तर का मतलब यही प्राप्त करने का तो लक्ष्य है हमारा आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाता है तो जवाब दे पाओगे ना? अर्थव्यवस्था का मुख्य अर्थ क्या है? उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना, अत्यधिक उत्पादन करना होगा और गुणवत्ता क्या पूर्ण उत्पादन करना होगा। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। जी, आर्थिक विकास जब आप करोगे, आपके पास जब धन आएगा ना, तो वो जो फैक्ट्री बैठाया था जो 100 रुपए 100 पेन बनाता था, वो फैक्ट्री को फेंक दोगे, नया फैक्ट्री बैठाओगे जो 1 लाख पेन एक रोज में बनाता होगा। आर्थिक विकास का भी रास्ता, आर्थिक परिवर्तन का भी रास्ता आर्थिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास क्या है? एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन कर देती है। पहले लोग नोट गिनते थे, नोट, उसके बाद एटीएम में जाकर पैसा निकालना शुरू किया, एटीएम के द्वारा पैसा भेजना शुरू किया, अब मोबाइल से ट्रांसफर करके भेजना है। ये हमारा आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास का परिवर्तन है। समझ में आ रही है बात? आर्थिक विकास आगे देखते हैं। आर्थिक विकास के चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है, निश्चित से बदलता है ना भाई। आर्थिक विकास होगा, सामान ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, गुणवत्तापूर्ण सामान जब बनने लगा, वस्तु बनने लगा, तो उसको जब बेचें तो आप वास्तविक आय में वृद्धि होगा कि नहीं? तो वास्तविक आय बदलती है। यहां अगर बढ़ती है तो कोई दिक्कत होगा? बढ़ती भी है भाई, ये आय बढ़ती, ऐसे लिख दें, बढ़ती है। आर्थिक विकास की निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। हाँ भाई, आर्थिक विकास का जो निर्धारक है ना, वो भी बदलता रहता है। इन सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। आर्थिक विकास के जो निर्धारक हैं वो बदलते हैं। आर्थिक विकास का निर्धारक मापदंड ये भी बदलता है, निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि तकनीकी बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, तो ढांचा बदल रहा है। तो जब ढांचे बदल गया तो भैया समझ रहे हैं बात को? तो आर्थिक विकास के चलते प्रति व्यक्ति की आय बदल रही है। आर्थिक विकास का निर्धारक जो निरंतर निर्धारक जो है वो निरंतर भी बदल रहे हैं। आर्थिक विकास के निर्धारक आप नहीं समझ पा रहे हो। अरे हमने जो अर्थव्यवस्था का निर्धारित किया था, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी गया, नया टेक्नोलॉजी आया। हमारे अर्थव्यवस्था का निर्धारक हमारे पास में जो संसाधन है हमारे जमीन मिट्टी में, वो निर्धारित करते थे। जितना सोना है, जितना लोहा है, जितना कोयला है, उसके आधार पर काम करो। आज नया सेक्टर आ गया, सेवा का सेक्टर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था का
निर्धारक, रूप बदल रहा है। क्लियर है फंडा? तो यदि पूछता है आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था समस्त क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादकता के स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, और ये परिवर्तन जो है आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करता है, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन करता है और निर्धारक में परिवर्तन। बाबू इसको याद नहीं रखना, समझ विकसित करना। समझ विकसित हो गया तो ऑब्जेक्टिव में कहीं से घुमा के पूछेगा, आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे? इतनी जब चर्चा हम लोग कर लिए तो भैया क्या सब हो सकता है? आर्थिक प्रगति हो सकता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है, हमारी प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो सकती है। माने आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक प्रगति होगी, आर्थिक विकास होगा। कितनी चर्चा मैंने किया? वृद्धि नहीं, हमने चर्चा कर दिया आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, इसकी चर्चा मैंने कर दिया है ना। आर्थिक विकास, हम इस शब्द को याद करवा रहे हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, एक टर्म है आर्थिक प्रगति। यहां थोड़ा सा एक लोचा है, समझना जरूरी है, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े छोटे विकसित और विकासशील की चर्चा हमने किया, वहीं ये चीज आती है। प्रगति तो हर देश करता है, तो विकास भी तो सब देश करता चाहता है। प्रगति करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो प्रगति बोले या विकास बोले, बात बराबर है कि नहीं है? चलो ठीक है, प्रगति विकास एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा झोलमोल होता रहा, विद्वानों ने अलग तर्क देता रहा, लेकिन कुल मिलाकर के प्रगति और विकास दोनों मान ली एक ही चीज। प्रगति और विकास में, आर्थिक प्रगति और विकास में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में थोड़ा सा अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को आइए हम लोग देखते हैं, क्या है अंतर। आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जाता है, जबकि आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के अलावा नागरिक के समान जीवन स्तर में सुधार, परिवार कल्याण को भी शामिल किया जाता है। अब समझिए, आर्थिक समृद्धि आई, मैंने पैसा कमाया, अर्थव्यवस्था मेरा सुधर गया, पटरी पे आ गया, आर्थिक समृद्धि हो गया। लेकिन हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या इतना बढ़ गया, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ना चाहिए ना। राष्ट्रीय आय, आपने पैसा व्यवसाय किया, इस बार आय बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जनसंख्या बढ़ा, उसका भी हिसाब जोड़ोगे ना आप, तो फिर राष्ट्रीय आय कम हो, व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। फिर क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कम हो गया ना। समझ रहे हैं बात को? जहां जनसंख्या नियंत्रण में है, उसकी गति बहुत धीमी गति से चलती है, तो वो जनसंख्या उसको ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। आया रुपया, हिसाब जोड़ लिया, इतना आमदनी हुआ, इतना प्रति व्यक्ति देश की राष्ट्रीय आय होगी, आर्थिक समृद्धि हो गया। ये कौन करता होगा? अमेरिका, जापान, कनाडा, जो विकसित देश है। लेकिन आर्थिक समृद्धि पर बात की, आर्थिक विकास में क्या होता है? तो आर्थिक विकास में भैया वहां के लोगों का मृत्यु दर कम है कि नहीं? बीमारी से ज्यादा मर तो नहीं रहा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सभी देखना जरूरी है ना। ये कहाँ देखना पड़ेगा? जहां गरीब देश है, जहां विकासशील देश है, वहां इसी में भी लगा हुआ है। भैया उसको ऊपर उठाओ, खाने के लिए अनाज दो, रहने के लिए घर दो, रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार दो। मनरेगा चलाते हैं, पढ़ेंगे मनरेगा के बारे में भी हम लोग। साल में 100 दिन अब रोजगार देने का योजना, रोजगार देगी गवर्नमेंट, उसके सेक्टर में जाकर काम करो तो भत्ता मिलेगा। समझिए, आर्थिक समृद्धि
केवल आय और प्रति व्यक्ति आय को लगा रखा जाता है। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के अलावा नागरिकों के समान जीवन में सुधार एवं उसके आर्थिक कल्याण को भी ध्यान रखा जा सकता है। तो जब इस सब बातों को ध्यान रखना है, नागरिकों के समान जीवन में समान जीवन का स्तर ऊंचा उठना, उनका आर्थिक कल्याण करना, लोगों का स्तर ऊंचा उठना, उनको भोजन मिले, कपड़ा मिले, पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए सुविधा मिले, विभिन्न तरह की सुविधाएं हैं, वो सारा सुविधा उसको उपलब्ध हो पाए आसानी से, ये हुआ आर्थिक विकास। ये है गरीब देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए। आर्थिक समृद्धि है विकसित देशों के लिए, आर्थिक समृद्धि विकसित देशों के लिए, आर्थिक विकास गरीब देशों के लिए। बस इसी की चर्चा मैंने किया है। देखिए हम लोग स्लाइड पे देखते हैं। आर्थिक विकास केवल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जाता है। आर्थिक समृद्धि, समृद्धि समृद्धि होना चाहिए, यहां समृद्धि लिखा है, इस समृद्धि मतलब समृद्धि लिखना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग यहां से कट करें, हम लोग इसको समृद्धि समृद्धि लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए हाँ, तो राष्ट्रीय आय में एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जाता है। चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग यहां से इसको देखते हैं। समृद्धि के बदला में समृद्धि हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए, आर्थिक समृद्धि केवल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जाता है, जबकि आर्थिक विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय के अलावा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक कल्याण, तो जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक कल्याण को भी शामिल किया जाता है। जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक कल्याण, इसको तो ध्यान रख सकते हैं ना। इसका प्रयोग एकल आयामी परिवर्तन को दर्शाने में, केवल आय बढ़ा तो एकल आयामी हो गया, और यहाँ पर आर्थिक विकास का प्रयोग बहुआयामी है, भैया उसके जीवन स्तर में सुधार लाना है, आर्थिक कल्याण में भी काम करना है, बहुआयामी हो गया ना। ये चीज हमने कहा कि आर्थिक समृद्धि का प्रयोग केवल विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है, आर्थिक समृद्धि का प्रयोग, जबकि आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, इस अंतर के अलावा ये कुछ विद्वान इसको अंतर करके काम करते हैं, भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन द जनरल सेंस में इस आर्थिक विकास अगर विकसित देशों की बोलते हैं तो कोई गलती नहीं। एक फंडा क्लियर रखना, विकास तो वो करता है, थोड़ा सा अगर गहन अध्ययन करते हैं तो ये फर्क दिखता है, इसलिए इसकी मैंने चर्चा कर दी है। अब आते हैं आर्थिक विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो आर्थिक समृद्धि देखा, आर्थिक विकास देखा, अब हमारा समावेशी विकास क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास का मतलब ये हुआ कि यदि हम देखें, थोड़ा सा एक और अध्ययन करते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, उत्पादन, तो भैया जिसके पास में ज्यादा पूंजी है तो पूंजी के बल पर वह आसारा संसाधन जुटा सकता है और बहुत बड़ा फैक्ट्री का निर्माण कर सकता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है और आमदनी कमा सकता है।
लेकिन एक गरीब व्यक्ति, उसके पास में न पूंजी है न तकनीकी है, कितना कमा सकता, क्या होगा दोस्त? सोचो। पैसे वाले पैसे के बल पर पैसा कमाते कमाते पैसा बहुत कमाते रह जाएंगे। अब पैसे वालों की जनसंख्या कितनी है देश में? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मुश्किल से 3-4-5% होगा, 2-3% होगा। तो अब में 3 लोगों के पास उतना पैसा होगा, 4 लोगों के पास में। लेकिन बाकी के पास में पैसे बहुत कम है, उनके वो अपने उत्पादन को उस स्तर में नहीं ले जा सकते, यानी उनका उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, उनको उतना ज्यादा आमदनी नहीं मिल पाएगी। तो गरीब गरीब रह जाएगा, सब दिन अमीर अमीर बनता चला जाएगा। तो गरीबी और अमीरी के बीच में एक खाई बन जाएगी। तो इससे बचाव के लिए, समझिए, इनसे बचाव के लिए हमें विकास कैसा करना होगा? समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास क्या है? सबके लिए, चाहे जाति का हो भैया, सभी जाति के लिए है, सभी धर्म के लिए है, सभी गरीब के लिए है, सभी अमीर के लिए है, सबका विकास का अवसर मिले, इस तरह का काम करना ही समावेशी विकास है। क्लियर है? रट्टा मारने से अच्छा समझ लो, अपनी भाषा लिखना सीखो, यहाँ भी सिखाते हैं, सीखो, प्रैक्टिस करो, निकलते चलो, अच्छा नंबर लाओ, 90% से ऊपर नंबर। जी, 90% ऊपर नंबर लाना है। वी कैन विन, मैं जीत सकता हूं, मैं लाऊंगा 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 लाऊंगा। करना क्या होगा? पढ़ने की आदत बनानी होगी, आदत बनानी होगी, आदत बनाओगे, रूटीन में लाओगे। आज जो पढ़ाया गया वह कैसे याद रहे आपको। मैं सारे सब्जेक्ट में बराबर ये मोटिवेशन करता हूं भैया, 90% नंबर लाना खेल नहीं है, कुछ ऊंचा करने के लिए ऊंचा करना होगा। बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना होगा। यूं ही कहीं मंत्र नहीं है, झाड़ फूक नहीं है, चमत्कार नहीं है, मंत्र मारा यूं बड़ा हो गया, मैजिक नहीं है, जादू नहीं है। काम तो करना होगा, बड़ा काम क्या करना होगा? आदत बनाना होगा पढ़ने। ठीक है? तो समावेशी विकास क्या है? कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। देखा ना, न जाति में, न धर्म में, न गरीब में, अमीर में, नहीं, सभी वर्गों के लिए। वही कहा है, समाज के विभिन्न वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है। अपने मन से लिखो ना यार, लैंग्वेज चेंज कर दो ना, नीचे सब पकड़ते हैं, देखो ना। समावेशी विकास, विकास की प्रक्रिया के समावेशी विकास, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं समाज के सभी वर्गों के लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया जाता है। अपना शब्द डालो, कोई बात नहीं है, शब्द डालो अपना। हाँ भैया, ये ध्यान रखना कि शब्द सही प्रयोग करना, उल्टा मत करना, गलती मत करना। तो आर्थिक विकास की जिन पद्धति या प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों का जीवन ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। समझ में आ रही है बात? समावेशी विकास समझ गया? ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। समावेशी विकास, सबको विकास, समावेशी विकास, सबको आप विकास। लिख दें क्या? समावेशी विकास, सबका विकास। अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद यह एक स्लोगन भी चल रहा है कि सबका विकास, सभी का विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। और ये टारगेट तो रखना ही होगा विकासशील देशों के लिए। अगर ये टारगेट नहीं रखेगा तो उस देश का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि संसाधन, मानव भी एक संसाधन है। अब वो बैठ के खाने वाला बनेगा तो विकास कहां से होगा? देते रहो। आज हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी
अनाज बांटना, पिछड़े लोगों को अनाज बांटना, मकान बनाना, प्रक्रिया चलती आ रही है, चलती रहती है, समझ रहे हैं। लेकिन इससे काम नहीं चले पड़ेगा, समावेशी विकास करनी होगी। अब एक नया विकास देखें, सतत विकास। सतत विकास को भी समझना होगा। अब ऐसा कि कमाया, खाया, पिया, पचाया, अब फिर नया रास्ता खोजो, ऐसा विकास नहीं। ऐसा विकास जहां खुट्टा गाड़ा वो चलता ही रहेगा, और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, कभी रुकना नहीं है, कभी कोई बाधा नहीं आए, ये ध्यान रखना है। विकास हमारा हमेशा चलता रहे, उसी को बोलते हैं सतत विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं इसका। सतत मतलब वह रेगुलर डेवलपमेंट आपका होता जाए। जैसे समझिए, भारत में कोयला से बिजली बनता है, भारत में कोयला धरती के नीचे से खत्म तो बिजली बनना खत्म। अरे भैया, बिजली खत्म तो क्या क्या खत्म पता है? तुम्हारा पंखा चलना बंद, तुम्हारा ये कंप्यूटर चलना बंद, तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो चलना बंद, आपका फैक्ट्री का इंजन चलना बंद, तो सामान बनना बंद। तो फिर सामाने नहीं, वस्तुएं का निर्माण नहीं, तो आपका जीवन कहाँ चलेगा, रोजगार कहाँ चलेगा? ऐसा नहीं। हमें ऊर्जा का जो पेट्रोल साधन है और साधन को भी ढूंढना है। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम हो रही है। हम लोग प्रकाश से ऊर्जा बनाने का काम पर आगे बढ़ रहे हैं, हवा से ऊर्जा बनाने का काम आगे बढ़ रहे हैं, जल से ऊर्जा बनाने का काम आगे बढ़ रहे हैं। आज गाड़ी में पेट्रोल के बदले जल डालने का काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन से चलेगा जल, जल में से हाइड्रोजन को अलग करो, वो हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा और उससे ऊर्जा बनेगी। ऐसी सोच, ऐसा विकास जो सतत चलता रहे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं, स्लाइड पर देखिए। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। क्या मैंने गलत कहा? बताओ। हमने अपने शब्दों में कहा और यहां इस शब्द है, बात दोनों एक ही है। हम अगर एक बार पूरा मोटरी रख देते कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास में केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं भावी पीढ़ी का विकास ध्यान रखे, तो पता चला इधर से आया इधर से निकला, नहीं चलेगा। पहले तथ्य को मैंने समझा, सतत विकास, रेगुलर विकास। रेगुलर विकास कैसे होगा? केवल अपने लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। अभी पेट्रोल खत्म, आपके आने वाला बेटा बेटी पोता पोती वो कौन सी पे? हवा पे। तो व्यवस्था करो हवा से चलने का। जल, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, हवा है, लेकिन उसको हम द्रव्य के रूप में रखते हैं। अब वो कहां से मिलता है? जल से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को। ऐसा उपयोग करो ना। ये हुआ सतत विकास। ये सिद्धांत विकास का एक है जो आर्थिक विकास के गति को आगे बढ़ा सकता है, विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। ये बार बार मैं विकसित विकासशील कह रहा हूं, आप समझ में आ रहा है ना? विकसित जिनके पास में सारे वो विकास हो चुका है, उनके मानव में कोई भूखे नहीं मरते हैं, उनको सब्सिडी नहीं देना होता है, उनको फ्री में अनाज नहीं देना होता, फ्री में घर नहीं देना होता है। ऐसे लोग विकसित देश विकासशील देशों में मिलते हैं जहां उनके विकास के लिए काम चल रहा होता है। अब विकसित देशों में पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, पैसा तो बहुत है फिर भी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। सामान बनाओ, बेचो दूसरे देश में, पैसा जमा करते रहो। ये विकसित देश है, ये विकासशील देश। मौखिक तौर पे, मूर्खाही तौर पे, सामान्य भाषा में समझने की चीजें। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, सतत विकास एक शाब्दिक अर्थ क्या है? एक ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी, यहाँ पीढ़ी होगा भाई, यहाँ पीढ़ी है। चलिए, सतत विकास के लिए यहाँ कह रहे थे वर्तमान पीढ़ी बल्कि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी न कि केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, यहां भी रहे होगा।
बना रह सके, यहाँ है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसका, बना रह सके। चलिए, सतत विकास, विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी का विकास, भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए भैया, एक नया चीज और सिखा रहा हूँ। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया था कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की। वर्तमान में जो आपकी आवश्यकताएं हैं ना, इन आवश्यकताओं की पूर्ति आप जो करोगे उसमें अपने भावी पीढ़ी के क्षमता के साथ कोई समझौता योग्यता के साथ नहीं करना, उनके लिए भी रहने देना। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आपकी आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता को से समझौता किए पूरी की जाती है। देखिए बता तो वही है, घुमा के कहाँ है, घुमा के कान पकड़ा है। भावी पीढ़ी का जो क्षमता है और उसकी योग्यता है उससे समझौता नहीं करना, उसके लिए रहने देना, बचा के उसको भी मिले तभी होगा। क्लियर है? वुडलैंड आयोग ने कहा सतत विकास के बारे में बताया। क्या बताया? विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए पूरी हो। वर्तमान में जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है और भावी पीढ़ी को ढकेल देना है गर्त में, ऐसा नहीं करना, उनके लिए भी बचा के रखना, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता से आप समझौता नहीं करोगे। यही है हमारा सतत विकास। चलिए आगे फिर से एक बार सतत विकास के बारे में और जो मैंने पढ़ा उसके बारे में और जो अध्ययन की वस्तुएं हैं, विषय वस्तु हैं, उनको देखते हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण प्रदूषण की वृद्धि भविष्य की चिंता का विषय उत्पन्न करती है कि नहीं है बॉस? प्राकृतिक संसाधन का हम लोग दोहन करते जा रहे हैं, कोयला निकाल के खर्च करता जा रहे हैं, लोहा निकाल के खर्च करते जा रहे हैं। आप थोड़ा कल्पना करना, लोहा कहाँ कहाँ खर्च होता है, कितना खर्चा होता है। आप नजर घुमा के देना, बिजली के पोल कितने हैं, पूरे देश में बिजली के तार कितने बिछे हुए हैं, कितनी धातु खर्च हो रही है, कितने पुल हैं, कितने मकान हैं, सारे धरती से निकलते हैं। धरती में जब खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? अच्छा, तो ये होगा संसाधनों का दोहन। अब पर्यावरण प्रदूषण की वृद्धि भविष्य की चिंता का विषय बन रहा हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चर्चा हम यहाँ करें, रहने दो समाज विज्ञान के लिए। समझिए प्रदूषण क्या हो रहा है। हम पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा या विषैली गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, बंद करती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड सूखने की कमी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है ना, अगर पौधा होता तो वो सूख लेता, वो ले लेता भोजन के रूप में, प्रकाशन क्रिया के द्वारा भोजन करती है ना, हमें फिर ऑक्सीजन दे देता, हमारा वातावरण ठीक रहता है। लेकिन हम इतना ना पेट्रोलियम पदार्थ को यूज कर रहे हैं, कोयला का उपयोग कर रहे हैं फैक्ट्री में, कि वहाँ जो धुआं निकलता है, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल धुआं जो निकलता है, ये सारा धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती जा रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड छूट रही है, धुआं छूटती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना, पेट्रोलियम पदार्थ को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, किसी पदार्थ को जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसे सूखने वाला पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं हम लोग, घर बना रहे हैं पेड़ काट करके, जंगल काट काट करके, फैक्ट्री चला रहे हैं, खेती करना शुरू कर दिया, जंगलें खत्म हो गया, जनसंख्या बढ़ रहा है, ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर रहे हैं फैक्ट्री खोल खोल करके, वो भी तो जरूरी है। लेकिन पेड़ रहता सूखता नहीं है। तो ये गैस जो है वातावरण में क्या करती है, वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो भविष्य क्या हो सकता है? आज वातावरण में जो प्रकाश की आती है धरती पर गर्मी ना, वो गर्मी ऊपर फिर वापस नहीं हो पाती है, धरती पर गर्मी को रोक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड का बादल, बाहर नहीं आया लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे, रोक के। क्या होगा? पर्वत पर रखा हुआ बर्फ पिघल जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, धरती बहुत सारा डूब जाएगा, धरती रहने के लिए और छोटी हो जाएगी। ये भविष्य को बचाना। चलिए यहाँ देते, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं पर्यावरण प्रदूषण की वृद्धि भविष्य के लिए चिंता का विषय उत्पन्न करती है। तो भैया संसाधनों का दोहन हिसाब से करो, प्रदूषण कमी करने के लिए काम करो। एक और जहां संसाधन समाप्त होने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर हमारा जलवायु भूमि प्रदूषित हो रही है, जिससे हमारे विकास की गति की वर्तमान पद्धति अधिक टिकाऊ नहीं है।
इन्हीं समस्या को ध्यान में रख करके सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ था। ये जो मैंने पढ़ा सतत विकास, समावेशी सतत विकास, समझ रहे हैं, ये सतत विकास की चर्चा इसीलिए किया। अच्छा, एक और लाइन याद रखना, सतत विकास और पोषणीय विकास, ये दोनों याद रखना, दोनों एक ही शब्द है, सतत विकास और पोषणीय विकास। पोषणीय पोषण हर लेवल को मिलता रहे, और विकास सतत विकास हमेशा विकास चलता रहे। ठीक है, चले अब हम लोग आगे कुछ और चीज देखने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग इसमें देखेंगे अब आर्थिक नियोजन की चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन की चर्चा करने वाले हम लोग हैं। आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे, जो सतत विकास और ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो कह रहे हैं ना, इन्हीं सब का कार्य प्रक्रिया आर्थिक विकास के अंतर्गत ही आती है। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर मौद्रिक विकास की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आर्थिक विकास हम लोग देखेंगे दूसरे पीरियड में, ताकि यह लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो गया है आपके लिए। थैंक